मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात वक्फ की। वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बनने की राह पर चल पड़ा है। लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पास हो गया। घमासान मचा संसद में। अब यह घमासान सड़क पर भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है और सड़क से अब ये चुनावी संघर्ष की तरफ भी, चुनावी इम्तिहान में भी साफ तब्दील होता दिखाई दे रहा है। और पहला पड़ाव इसका बिहार होने वाला है। 6 महीने में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार में अपनी धर्मनिरपेक्षता की छवि बीजेपी के साथ 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। 9 बार शपथ ली, इसमें से लगभग 17 साल वो बीजेपी के साथ ही रहे हैं। इसके बावजूद वो धर्मनिरपेक्षता का चोगा ओढ़े रहे। एक लॉयल वोट बैंक मुसलमानों में, और मुसलमानों में भी खास पासमानदा, वो नीतीश कुमार का साथ लगातार देते रहे। लेकिन अब वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस तरह से बीजेपी का साथ दिया नीतीश कुमार ने, क्या अग्नि परीक्षा की भी घड़ी आ गई है? पटना की सड़कें, दीवारें अटे और पटे पड़े हैं। आज पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। नीतीश कुमार को चिटीश कुमार कहा जा रहा है, उनको संघ की वेशभूषा में दिखाया जा रहा है। तो विपक्ष को, राहुल गांधी को रावण के रूप में भी दिखाया जा रहा है। लेकिन खेल तो अंगणित का है और बिहार से चलने वाला यह सिलसिला जल्द थमेगा नहीं। उसके बाद अगला पड़ाव आएगा पश्चिम बंगाल। वहां पर भी 30% से भी ज्यादा मुसलमान हैं। फिर असम की भी बारी आएगी ठीक बिहार के चुनाव के बाद। तमिलनाडु में भी चुनाव होंगे, केरल में भी चुनाव होंगे। और बिहार और असम के अलावा कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है बीजेपी। पश्चिम बंगाल अनफिनिश्ड एजेंडा है। केरल में बहुत पुराना संगठन, लेकिन खाता भी नहीं खोल पाते। तो राजनीतिक असरात क्या होंगे वक्फ पर घमासान के? किसका नफा, किसका नुकसान? आज इसी पर चर्चा करेंगे। ऐसे में आपके सुझाव, आपकी राय और आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। उनका रहेगा इंतजार। 1 घंटे लगातार 7-5 से करने वाला हूं चर्चा, तो बने रहिए। तो आज हम सीधा सवाल में बात करने वाले हैं वक्फ संशोधन विधेयक के असरात की, साइड इफेक्ट की। वक्फ संशोधन विधेयक की तो बहुत बात की हमने। अब संसद, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों जगह से पास हो गया। अब वो सिर्फ एक औपचारिकता रह गई है। राष्ट्रपति की संस्तुति हो जाएगी, उनकी इजाजत वगैरह, हस्ताक्षर हो जाएंगे, वो कानून बन जाएगा। संसद में जबरदस्त घमासान मचा। आधी रात से आगे तक भी चर्चा चली, दोनों दिन, पिछले जो बीते दिन हैं। पहले लोकसभा फिर राज्यसभा। लेकिन अब यह घमासान सड़क पर उतरता दिखाई दे रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है देश भर में प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के एक सांसद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। यानी अदालती इम्तिहान भी होने वाला है कि इज इट गुड इन लॉ और बैड इन लॉ। ये जो विधेयक पास किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात अहम हो जाती है। राजनीति में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। चुनावी जीत और हार ही तय करती है सत्ता किसे मिलेगी। और यह जो हिंदू मुसलमान हो गया है वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए, इसमें किसका नफा, किसका नुकसान? और पहला इम्तिहान जिसकी बानगी अब साफ दिखाई दे रही है, बिहार में होने वाला है। 6 महीने बाद वहां पर विधानसभा चुनाव होंगे। जेडीयू की अगुवाई की सरकार है। हालांकि बड़ा भाई, बिग ब्रदर बीजेपी है आज की तारीख में एनडीए परिवार में। नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनकी एक छवि है, बहुत सोच समझकर सहेजी है, संभाली है नीतीश कुमार ने। धर्मनिरपेक्षता की छवि। 2 बार बीजेपी का साथ छोड़ दिया था उन्होंने। नरेंद्र मोदी के साथ मंच भी साझा करने से इनकार किया था नीतीश कुमार ने। लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हो गए हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। तो क्या
इसकी मार भी सहनी पड़ सकती है नीतीश कुमार को। और साइड इफेक्ट मैंने शब्द इस्तेमाल किया तो जेडीयू के 8 मुस्लिम नेता तो पहले ही दिन पार्टी छोड़ गए। कल और आज मिलाकर कल देर रात पास हुआ था विधेयक राज्यसभा में। इनमें फिरोज खान है, जिला सचिव है नवादा के, एम राजू नैयर हैं, पूर्व प्रदेश सचिव, शाहनवाज मलिक प्रदेश सचिव है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, नदीम अख्तर जिला उपाध्यक्ष बेतिया के, तबरेज सिद्दीकी प्रदेश महासचिव, कासिम अंसारी चिकित्सा प्रकोष्ठ पूर्वी चंपारण, उससे जुड़े हुए। अब ये भाई 7-8 नेता छोड़ के जा रहे हैं, खबर तो बड़ी लगती है। लेकिन जेडीयू का कहना है कि भाई ये पार्टी छोड़ने वाले फर्जी लोग हैं। उनके मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन ये बात कह रहे हैं, इन्हें पार्टी में कोई नहीं जानता। हमारे साथ हैं आज मेहमान के तौर पर पैनल में राजीव रंजन। अब इन्हें कोई नहीं जानता तो मतलब मच अडो अबाउट नथिंग, तिल का ताड़ बन रहा है क्या? गुलाम गौस भी कह रहे थे, वो तो जाकर लालू प्रसाद यादव से भी मिले। कई नेता असहज दिखाई दे रहे हैं। अब बिहार में 17.7% हैं मुसलमान, पर इसमें 73% दरअसल पसमानदा है। अब पसमानदा जो मुसलमान हैं वो उन पर पैठ नीतीश कुमार की मानी जाती है। एक महादलित, एक अति पिछड़ा वर्ग और एक पासमानदा, 15-16% जो वोट बैंक जिसके चलते नीतीश जरूरी भी हैं बिहार की राजनीति में और मजबूरी भी है। बीजेपी भी उनसे दामन छुड़ाकर सरकार बनाने की हालत में नहीं आ पाती, यह बीजेपी भी जानती है। तो दर्जन बार यह कहकर कि दरवाजे तमाम बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए, फिर खोल दिए थे पिछले साल। अब 54 सीटें ऐसी हैं, 54 बिहार में, जहां पर मुसलमान 20% या उससे ज्यादा हैं। तो मतलब निर्णायक भूमिका में होते हैं। 243 कुल मिलाकर सीटें हैं। और यहां पर यह बात हमें कतई नहीं भूलनी चाहिए कि 2020 में जो एनडीए गठबंधन था, यानी कि जेडीयू और बीजेपी, जेडीयू तो 43 सीटों पर ही सिमट गई थी, लेकिन कुल मिलाकर 125 सीटें ही वो जीत पाए और बहुमत का आंकड़ा होता है 122 का। तो मुश्किल बहुमत पाई थी। तो इस बार क्या अग्नि परीक्षा होगी? और मुस्लिम वोट बैंक अगर छिटक गया, एक बड़ी सेंधमारी हो गई, तो नीतीश पर क्या यह भारी पड़ सकती है? शक्ति यादव मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो कह रहे हैं बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है, नीतीश अचेत हैं, जेडीयू इतिहास के पन्नों में कैद हो जाएगी। आज वो भी हैं हमारे कार्यक्रम में। नीरज कुमार प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार को आरजेडी से सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नीतीश कुमार ग्लोबल थिंकर हैं, अब सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब सर्टिफिकेट की बात क्यों आई कि भाई किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं? पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। अब ये पोस्टर है, इसमें नीतीश कुमार संघ की वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने यह ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल हैंडल से। वो कह रहे हैं आरएसएस सर्टिफाइड मुख्यमंत्री चिटीश कुमार। नीतीश के नाम को अब चिटीश कहा जा रहा है, जैसे तेजस्वी को फिलस्वी कहा जेडीयू ने। एक और पोस्टर है, गिरगिट रंग बदलता था तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। इफ्तार देकर ठगने वाले, ईद में टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले, सब याद रखा जाएगा। ये आरजेडी के एक नेता पोस्टर लगा रहे हैं। तो एक और पोस्टर, ये बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता हैं, वो कह रहे हैं हम सब बाबर के वंशज, पूर्वज हमारा औरंगजेब है। ऐसा ही होगा गौरी औरंगजेब जयचंद, जिसने तोड़ दिया भारत खंड खंड। तू करता जा मोदी पूरे भारत अखंड, पूरे देश की जनता बोले धन्य धन्य। थोड़ी कविता में मतलब वो राइमिंग में थोड़ी दिक्कत हुई, पर मैसेज यहां पर दिया जा रहा है।
पर इस मैसेज में बीजेपी अपना फायदा तलाश रही है क्या? बीजेपी को तो यह सूट करता है, पर नीतीश कुमार को और चिराग पासवान को क्या यह सूट करता है? चिराग पासवान को 2% वोट बैंक मिला था मुसलमानों का 2020 के चुनाव में। 6% कुल वोट, पर उसमें 2% पुट मुसलमानों का था। और वो केमिस्ट्री क्या इस बार भी बरकरार रहेगी, या पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी गई है, कुल्हाड़ी पर पैर भी मार दिया गया है? ये सत्ता का लालच था या मजबूरी थी, या दरअसल आम जो मुसलमान है उसे कोई लेना देना नहीं, एक भू माफिया बन गया था, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वक्फ पर वो कब्जा किए हुए थे और उससे भूमि कब्जे का काम भी हो रहा था, जिसका जिक्र तो लालू प्रसाद यादव ने 2010 में किया। 2 दिन पहले हमने वो वीडियो भी आपको दिखाया था। पर सिलसिला बिहार में ही रुकेगा क्या, या उससे आगे? पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27% है और 294 सीटों में 119 सीटों पर 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। यहां बीजेपी सत्ता नहीं हासिल कर पाई है। केरला में 27% मुसलमान हैं। कुल 140 सीटों में 52 सीटें ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। यहां भी सत्ता में तो आना दूर, अपना खाता भी खोलने में नाकाम रही है बीजेपी। और असम, जहां पर 2 बार से सरकार बना रही है बीजेपी, 34% आबादी मुसलमानों की है और 126 सीटों में से 48 सीटें 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। तो आप देखिए अगले साल मई तक, ये अभी अप्रैल का महीना, अगले 13 महीने क्या ये मुद्दा राजनीतिक गलियारों में, चुनावों में गूंजता रहेगा क्या? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। वक्फ पर घमासान, बिहार चुनाव पहला इम्तिहान, और बदले नीतीश पासवान, साथ छोड़ेंगे मुसलमान? या ये कोरी कल्पना है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं विपक्षी खेमे के? चर्चा में मेरे साथ, जैसा मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन, एनडीए के एक और अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बेहतरीन आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं अजय कुमार, फिरोज खान हैं, जेडीयू के नेता थे, अब इन्होंने जेडीयू छोड़ दी है। और इनके बारे में राजीव रंजन कह रहे हैं इन्हें कोई जानता ही नहीं है, ये कौन नेता हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। कन्हैया बेल्लारी दशकों से बिहार की राजनीति की नब्ज टटोलते आए हैं, पटना से जुड़ चुके हैं, और एक और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री चर्चा में मेरे साथ स्टूडियो में ही जुड़ चुके हैं। तो राजीव रंजन, 8 नेता छोड़ गए, आप कह रहे हैं इन्हें पार्टी में कोई जानता ही नहीं। दिक्कत है या दिक्कत से पल्ला झाड़ रहे हैं? पहले जो मैंने कहा, 3 नेताओं के इस्तीफे की खबरें सुर्खियों में थी। इन तीनों नेताओं को तो निसंदेह मैं नहीं जानता था, और पार्टी के अन्य संगठनकर्ताओं से भी बातचीत करने के बाद कोई जिम्मेदारी इन कंधों पर नहीं थी। कोई ऐसे चेहरे के तौर पर इन्हें नहीं जाना जाता है जिन्होंने कभी संगठन में काम किया। अब जहां तक 8 नेताओं की आपने एक सूची बताई, अभी भी मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। पार्टी के जो प्रमुख अल्पसंख्यक नेता है, जो न केवल 20 वर्ष, मैं तो कहूंगा अनेक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो समता पार्टी के दौर से नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े हैं, आज भी वो पार्टी कार्यालय में वो तमाम चेहरे हम लोगों के साथ थे। लंबी मंत्रणा, बातचीत हो रही है, और मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी कोई असमंजस है। इसकी वजह क्या है? बिल के बारे में जो भी प्रचारित हुआ, लेकिन लोगों को भरोसा है नीतीश कुमार जी पर कि जिस राजनेता के कार्यकाल में कभी दंगे नहीं, कभी कर्फ्यू नहीं लगा, जिसके कार्यकाल में 9000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई, जिसके राज में
जो पसमानदा मुसलमानों की पहचान है, उसको सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़े वर्ग का सृजन करके देश में पहला ये राज्य है जहां अति पिछड़ा वर्ग बना, और उस वर्ग में एक बड़ी संख्या में पसमानदा जातियां हैं। इनकी पहचान जातीय सर्वे के जरिए भी हुई, जिसमें 73% पूरी अल्पसंख्यक आबादी में पसमानदा मुसलमान है। और नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, चाहे वो बौद्ध हो या जैन हो, सबके लिए समान भाव से काम किया। उनके लिए बराबर इसमें कतई जो कोई दो सत्ता राय का नहीं धर्म है है जो वो आप कह राजधर्म। रहे हैं राजीव जी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं जी है। लेकिन अब जो जी संदेश गया है वो नीतीश कुमार, जो नरेंद्र मोदी तब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उनसे मंच साझा करने से भी इनकार कर दिया था, साथ छोड़ दिया था, दामन छुड़ा लिया था अपना बीजेपी से, आज क्या बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं? ये एक सवाल पूछा जा रहा है देखिए, सड़क पर। नीतीश कुमार जी कभी घुटना नहीं टेक सकते, कभी आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। और पहली बात, मैं आपको एक बात जरूर कह दूंगा, जो इस पूरे बिल को लेकर अगर पारदर्शिता और निष्पक्षता जिन सुझावों के जरिए हम लोगों ने सुनिश्चित किया है, तो निसंदेह इसका श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। अगर नीतीश कुमार जी का समर्थन इस बिल को प्राप्त है तो मुसलमानों को कतई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमने उसी दिशा में काम किया जिसको पक्ष और विपक्ष में विभाजित नहीं कीजिए। 2010 में लालू जी यूपीए की सरकार के कद्दावर नेता थे, और उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही में इसी बिल पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि ये लूटपाट का अड्डा है। नहीं, हमने वो यहाँ वीडियो उस दिन चलाया था, दुनिया के आपने जमीनों वीडियो का मुझे उल्लेख। व्हाट्सएप किया था, जी, हमने वीडियो मैंने चलाया भी था। इसीलिए वो ऐसे नहीं वीडियो नहीं, तो मैं वो कहूंगा बिल्कुल कि ठीक है, पर मुझे मैंने एक चीज बताइए, जी 2013 में जब वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया, आपने भी उसका समर्थन किया, बीजेपी ने भी किया था। और बीजेपी ने 2009 के अपने मैनिफेस्टो ही नहीं, 2014 के भी अपने मैनिफेस्टो में यह कहा कि दरअसल वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, जमीनें हैं, उन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और अतिक्रमण हो रहा है, उसको हटाएंगे। यहां अब बताया जा रहा है नहीं जी, वक्फ तो लैंड जिहाद का जरिया बन गया था। अब यह बदलाव कब में आ गया? आपने देखिए, तो 2013 मैं का एक शब्द मजबूत कानून बनाया आपने था। जनता दल यूनाइटेड से पूछा, हमारी शब्दावली में जिहाद जैसा शब्द नहीं होता। पहली बात, मैंने क्या कहा, जब उस समय पक्ष और प्रतिपक्ष बदलाव के लिए तैयार हो सकते थे, तो आज क्यों नहीं सियासत के बजाय इस बिल के प्रावधानों को लेकर खुले मन से विपक्ष ने साथ क्यों नहीं दिया? जब उस दौर में हम न एनडीए में थे न यूपीए में थे। आपको याद होगा, एनडीए से हमारा रिश्ता टूट गया था, और हम लोग 2013 के बाद 2014 का जो लोकसभा चुनाव है, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में लेफ्ट की पार्टी के साथ लड़े थे। इसलिए उस समय किसी राष्ट्रीय स्तर के दोनों अलायंसेज में हम किसी अलायंस में, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि जो लालू जी जैसे नेताओं के कंसर्न्स थे, जो उनकी आशंकाएं थी, जो उनके आरोप थे, क्या अगर वो 2025 में उनको उनका समाधान ढूंढने की कोशिश है, तो फिर इस पर हाय तौबा किस लिए? नहीं, मुझे एक हमारा चीज ये वैसे कहना है कि अगर समझाइए इसमें राजीव असंवैधानिक, जी, जो देखिए मैंने पार्टी, 32 सेकेंड, उसके बाद आपका हाँ सवाल हम ले प्लीज लेंगे। प्लीज प्लीज बोलिए। देखिए, इसमें बहस इस पर होनी चाहिए, असंवैधानिक क्या है, अलोकतांत्रिक क्या है, मुसलमान विरोधी क्या है, तब हम उसका जवाब दें कि क्या है अलोकतांत्रिक, ठीक है, क्या है असंवैधानिक। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जी, ये बड़ा ठीक, सीधा सा ठीक सवाल है। है। ये कब्जे को लेकर इतनी परेशान थी सरकार, तो वो चीन ने जो कब्जा रखी है जमीन, या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बना हुआ है, उसको ले आइए। खैर मैं अभी उसमें नहीं जाता, पर इस बात को तो आप भी डिनाई नहीं करेंगे, बीजेपी वो तो सीधा 80-20 करती है। वो तो कहते हैं उनके एक नहीं दर्जनों नेता कि हमें मुसलमान का वोट ही नहीं चाहिए, मुसलमान उम्मीदवार खड़ा नहीं करते, कोई सांसद नहीं उनका, कोई मंत्री नहीं मुसलमानों का। बीजेपी को इतनी चिंता मुसलमानों की कैसे हो गई? और आप साथ में कदमताल करते दिख रहे हैं, बीजेपी के एजेंडे पे चल रहे हैं। हमारे बारे में सुन लीजिए जी। देखिए, आपको ये पता है कि 2020 के चुनाव में हमारे अनेक अल्पसंख्यक उम्मीदवार
अनेक मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए थे। लेकिन राज्यसभा, विधान परिषद, जो भी यहाँ कमीशंस हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, अनेक मुसलमान, चाहे वो सवर्ण हो या पसमानदा, बड़ी संख्या पसमानदा की रही है, उनको नीतीश कुमार जी ने वहां भेजा, अवसर दिया। नीतीश कुमार जी के आप इस अलायंस में जनता दल यूनाइटेड पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड का इतिहास देख लीजिए ना, हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, और हमारी और उनकी शब्दावली, नहीं, उनकी मजबूरी है ना। हमारी आपने बहुत प्राथमिकताएं, अच्छी हमारी बात विचारधारा, उनकी विचारधारा आपने 2019-2020 का भी जिक्र कर अलग दिया। होने के बाद मैं भी राजीव जी, हमारे आपकी यहाँ इजाजत इस से गठबंधन की वजह से मैं जी आपकी इजाजत से 2014 के चुनाव का भी जिक्र करना चाहूंगा, और वही वहां पर असल पेंच अटका हुआ है क्या। 2014 का चुनाव आपने बीजेपी से राहें जुदा करके लड़ा, नीतीश बनाम नरेंद्र मोदी हुआ, लेकिन आप सिर्फ 2 सीटें जीत पाए 40 में से। तब क्या आप जेडीयू को ये लगा, आपने कैलकुलेट किया था भाई पसमानदा, अति पिछड़ा, महादलित, ये हमारे साथ रहेंगे, हम जीत जाएंगे, 8-10 सीटें जीत जाते, आप कम से कम ये उम्मीद लगाए बैठे थे। 2 पर ही सिमट गए, मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। आज क्या वही गणित आप लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहना अच्छा है, अकेले गए मुसलमान फिर हमारे साथ नहीं आया तो फायदा क्या? खेल यहां हुआ है क्या? एक अलायंस, कई, जब हम लोग पिछले 20 वर्षों से इस अलायंस में और 25 वर्षों से इस अलायंस में है, जिसमें 17 साल सत्ता में हम साथ हैं, 5 साल संघर्ष में हम साथ हैं, हमारा क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि गवर्नेंस बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ के अलायंस का जो अनुभव है, कभी सरकार अकेले चलाने में अगर नीतीश आप कुमार जी को जाते असुविधा हैं, नहीं। मुसलमान साथ देगा या नहीं, इस पर आपको भरोसा नहीं, इसलिए बीजेपी के साथ रहना ही बेहतर समझा। आप अगर पूरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर पार्टी का स्टैंड आप नहीं समझ पाएंगे। जब बिहार की राजनीति को लेकर के मैंने कई बार आपको कहा कि बिहार की जो जमीनी सच्चाई है, जो 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, कोई अपने बलबूते बिहार में सरकार नहीं बना सकता है, ये जमीनी सच्चाई है। अलायंसेज होंगे, अब अलायंसेज बिहार की जनता के हित में हो, ये बिल्कुल, तो ये गठबंधन धर्म की मजबूरी थी कि आपको संशोधन विधेयक, ये वक्फ संशोधन विधेयक के साथ जाना पड़ा। पर यहां पर आपसे एक सवाल है, मैं 1 मिनट मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद बहस बात दूसरी तरफ जाइएगा। जी बताइए। क्योंकि ये एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर आप छोड़कर चले जाएंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। आप इसे ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि जो गलतियां पहले हुई वो सही साबित करने का जब मौका मिला, तो अलायंस में रह करके हमने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि हमारी ये जो राय है, हमारे जो ये सुझाव है, इनको शामिल करके पिछली गलतियों को ज्यादा बेहतर, पारदर्शी, निष्पक्ष और मुसलमानों के हित में बनाइए। तो और इस बात को भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, कमजोरियां जो थी, जो तो दिक्कतें थी इस विधेयक में, ये कानून में 2013 में जो आया, उसको दुरुस्त किया जा रहा है। तो शक्ति, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें क्या परेशानी है? आप गिरगिट कुमार और क्या वो चिटीश कुमार, न जाने क्या क्या संज्ञाओं से नवाज रहे हैं नीतीश कुमार को। संदीप जी, हम सभी सवालों का इनका जवाब बिंदुवार देंगे, क्योंकि मैं बहुत ही गंभीरता से इनके सवालों को सुना, इनके जवाब को भी। सबसे बड़ी बात यह कि आपने पूछा कि आप विरोध में क्यों हैं। इन्होंने कहा क्या लोकतांत्रिक कैसे, कोई मुझे बताए। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? आपसी सहमति। सदन के अंदर और सदन के बाद जब ये जेपीसी में मामला गया, विपक्ष के कोई सुझाव नहीं माने गए और सत्ता प्रतिष्ठान के सभी सुझाव मान लिए, इसलिए अलोकतांत्रिक है। सवाल नंबर 2, इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जी ने कहा था इसके पक्ष में कि तो मजबूत बिल चाहिए था ना, उनके रक्षा के लिए चाहिए था, भक्षण के लिए नहीं चाहिए था। अगर वक्फ बिल मजबूत होता, उनके हित में होता, तो ये सवाल नहीं सामने आता।
आप जो मेंबरान की सूची देंगे, जो जिला स्तर पर जो कमिटियां होगी, गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करेंगे, उनके जो भावना है उस पर सीधा आप हमला कर रहे हैं। नहीं, अभी और आपने संविधान आधी की अधूरी गुणवत्ता बात पर कह दी। हमला है, 2010 इसलिए का असंवैधानिक। लालू प्रसाद यादव का जो वीडियो था वो मैंने दिखाया भी, उसमें वो पटना का ही बाकायदा जिक्र कर रहे हैं कि ये वक्फ प्लीज वाले सुनिए ना। कैसे जमीन आप सुन हथिया तो लीजिए लेते ना। हैं और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बना देते हैं। और ये बना तो रहे हैं, कानून पर सख्त होना चाहिए, तो सख्त कर दिया ना सरकार ने। लालू प्रसाद यादव की ही राय मान ली। अरे मैं तो सर सुनिए संदीप जी, मैं वही बात तो मैंने कहा, आप शायद सुने नहीं। हमने कहा कानून मजबूत हो, कोई हड़पे नहीं, कोई लूटे नहीं संपत्ति को। भारतीय जनता पार्टी की नज़र इसकी संपत्ति पर, वक्फ की संपत्ति लूटने पर है, क्योंकि वो चाहती है कि इसको हम जो निहित प्रावधान है, इनकी नज़र है पूंजीपति मित्रों को देने की। और ये चाहते हैं कि देश की राजनीति का एक ध्रुवीकरण हो, हिंदू मुसलमान हो। बिहार सामने चुनाव है, क्योंकि एक बात तो आपका तो फायदा है, आपकी तो बल्ले बल्ले हो रही है। अगर ये हिंदू मुसलमान हो रहा है, मुसलमान वोट बैंक नीतीश के पास चला जाता था, वो अब आपके पास आ जाएगा फिर तो। आप तो संदीप जी पूरी बात नहीं, खंड खंड में नहीं। इन्होंने कहा दंगा नहीं हुआ नीतीश के राज में। अरे नीतीश कुमार तो अभी अचेत हैं, सवाल उनसे पूछ लिया जाता है। दंगा नहीं हुआ सासाराम में, हुआ कि नहीं हुआ? कर्फ्यू लगा कि नहीं औरंगाबाद में? लगा कि नहीं? आपको जमुई में कर्फ्यू लगा कि नहीं? भागलपुर में लगा कि नहीं? इनको बेतिया में लगा कि नहीं? मालूम नहीं है तो आंकड़े सामने रखने चाहिए। सवाल नंबर 3, उन्होंने 2 बातें कही। और दूसरी बात ये कहे कि नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए काम किया। जिस समय नीतीश कुमार देश के केंद्रीय मंत्री थे, गृह मंत्री तत्कालीन अडवाणी जी ने बिहार सरकार को पत्र लिख करके कहा था कि बिहार में जो आप माइनॉरिटी हॉस्टल बना रहे हैं, जो कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर रहे हैं, वो ISI का अड्डा बना रहे हैं। और शायद पता नहीं है तो पत्रों को पढ़ लें। ये पत्र है अडवाणी जी का, और ये पत्र है गृह मंत्री के हैसियत से लिखा गया था, उस कैबिनेट के पार्ट थे मिस्टर नीतीश कुमार। सवाल नंबर 3, अलोकतांत्रिक तो है ही है, असंवैधानिक भी है, और रजामंदी इसमें नहीं है। एक खास धर्म नहीं, रजामंदी कैसे? रजामंदी की परिभाषा क्या होती है शक्ति भाई? रजामंदी की परिभाषा क्या होती है? डेमोक्रेसी इज अबाउट नंबर्स, आंकड़ों का खेल है। और 288 लोगों ने इसके पक्ष में वोट डाला लोकसभा में, 125 ने डाला राज्यसभा में। तो ये तो बाकायदा चर्चा के बाद वहां पर संख्या बल पर पास हुआ है। संदीप जी, नहीं संदीप जी, मैं पूछना चाहता हूं, जो मेरी बात पहले सुन ली जाए। JPC किस लिए बना था? जब सवाल पार्लियामेंट के अंदर में आया, JPC में गया। JPC में एक भी सुझाव नहीं माने गए, एक भी अमेंडमेंट को नहीं एक्सेप्ट किया गया, और सत्ता प्रतिष्ठान के सभी अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया गया। फिर क्या मतलब था JPC का? इसलिए अलोकतांत्रिक है। असहमति भी नहीं है, सहमति भी इसमें के नहीं है। देखिए, कोई भी चीजें जब इस देश का एक खास वर्ग, खास समुदाय, खास धर्म के मानने वाले लोगों को अगर आप आहत करोगे और मनमानी करोगे, अंग के आधार पर बलात् इन चीजों को लागू करोगे, तो चीजें बनती भी है और बिगड़ती भी है। याद रखनी चाहिए। अगर ये बिल बना है, कानून बना है, तो इसमें अमेंडमेंट भी होगा। 2013 में जब कानून आया, संशोधन आया शक्ति भाई, तो बीजेपी ने भी उसका समर्थन किया, सर्वसम्मति से वो कानून बन गया था। इस बार क्यों नहीं हो सकता था? वो दिल क्यों नहीं मिले? वो कदम ताल क्यों नहीं हुई? आप ही की तो बात मानी जा रही थी कि कानून को मजबूत करना है। हम वही बात तो मैं कह रहा हूं, कानून को मजबूत करने के बजाय हिडन एजेंडे को आपने इसमें प्रावधान में निहित किया, जिस एजेंडे को लेकर करके इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब लोग इस पर आपत्ति है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने 5 बकड़ों को खोजा है। एक बकड़ा नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू दूसरा बकड़ा, तीसरा बकड़ा है आपको चिराग पासवान, चौथे बकड़ा है मांझी जी। ये बताने की आवश्यकता है क्या? ये सारे बकरों को इन्होंने हलाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बकरों को हलाल, वैसे बकरा कहना नहीं शक्ति। अरे भाई रुकिए, मैं हूं ना, और आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगा। ऐसे शब्द ना ही इस्तेमाल किए जाएं तब भी अपनी बात कही जा सकती है, पर बकरों को हलाल किया जा रहा है, उनका आरोप है। हाईली ऑब्जेक्शनेबल। हाँ, मतलब ये शब्दावली कम से कम आपके चैनल में तो नहीं होनी चाहिए। हाँ,
इसको विड्रॉ करना चाहिए या इनको माफी मांगनी चाहिए। हाँ। अब छोड़िए उस बात को। देखिए बहस का लब्बो लबाब ये है क्या जो अमेंडमेंट इस एक्ट में किए गए वो मुसलमानों के हित में है या उनके अगेंस्ट है, इससे ज्यादा कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमने 95 का एक्ट भी पढ़ा और ये 2013 की जो अमेंडमेंट है वो भी पढ़ा। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि 95 के जो एक्ट है उसमें उद्देश्य नहीं है कि वक्फ की प्रॉपर्टी आएगी, डोनेट करके आएगी या इनकम आएगी, उसका क्या होगा। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, जो अमेंडमेंट हम लेके आए उसमें हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, उद्देश्य क्या है। अच्छा, तो कोई गुनाह कर दिया। आपकी सलाह ली थी ये कानून बनने से पहले? सरकार किसकी है? नहीं, वैसे ही पूछ रहा सरकार हूं। किसकी है? मतलब मैं जानना चाह रहा हूं, हम सरकार का हिस्सा है। संशोधन कहाँ चले गए? सुनने नहीं दे रहे कि ये ऑब्जेक्ट, अरे भाई सीधा ही तो क्या सवाल है है। संदीप जी? भाई ऑब्जेक्ट क्या है? JDU अभी राजीव रंजन कह रहे थे हमारे संशोधन मान लिए, TDP भी कह रही है हमने 3 संशोधन दिए थे मांग लिए, वो तो ये भी कह रही है कि भाई गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए, ये बात भी मान ले। आप मतलब हम ये बता या दें सारी आपको। चीजें मान रहे थे? मैं हम- सीधा हम- पूछ रहा हूं, हमने जो ऑब्जेक्ट थे सारे दिए और हमारे सारे माने गए। क्या क्या थे? आप वो भी डिटेल में लिस्ट देता हूं आपको। अच्छा। अब पहले ये सुन लो ना, ये डाइवर्ट हो जाएगा। हाँ। जो उस एक्ट में कमी थी उसको दुरुस्त करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया। इसके अलावा कोई औचित्य उसमें नहीं है, कोई गलत नियत नहीं है, पूछा कोई भी उद्देश्य। था या थोप दिया गया? एक सेकेंड, जैसे वो कृषि कानून आए थे, आज तक पता ही नहीं कितने मैं किसान तो पढ़ के संगठनों से सुना, मैं चर्चा हुई मुंह थी। बात ही नहीं मैं कर रहा। इसीलिए मैं- आपसे पूछा भी कि थोप दिया और आपको मेरी जाना बात पड़ा सुनो। इनके मैंने साथ। अभी स्टेटमेंट दी कि सारी बातें हमारी मानी गई और हमने पूरी बारीकी से इसको पढ़ा। JPC में हमारा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है, आपके नुकसान अरे की भाई, आशंका है। हमारे दर्शक ये आपके पिछले वाला कहने से सवाल नुकसान- लीजिएगा। आपके कहने नहीं, से- दर्शक पूछ रहे हैं, मेरा सवाल नहीं है। देखो, डाइवर्ट दर्शक हो गया पूछ रहे हैं कि बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हो गई है और नुकसान की आशंका घटकों की है, घटक दलों को नुकसान की आशंका है। कोई नुकसान बाबूराम नहीं का होगा सवाल। अगर ये एक्ट के प्रोविजन उनके हित में जाएंगे तो कोई नुकसान हमारा चाहते हुए भी नहीं कर सकता। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक सेकंड उद्देश्य पढ़ लो, नहीं तो भटक जाएगा मामला। उद्देश्य क्या है? मेंटेनेंस ऑफ विडो, डाइवोर्स वुमेन एंड ऑर्फन। ये उद्देश्य है, ये पहले नहीं था। ये पहले नहीं है एक्ट में। 95 का पढ़ लीजिए। अच्छा, आपको पता है माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उससे पैसे मांगता है वक्फ। वो बात थी 20 करोड़ के करीब की, एलोकेशन हुई 3 करोड़ की, अलॉटमेंट 0, 1 रुपया भी नहीं। तो वक्फ को लेकर, मुसलमानों को लेकर इतनी परेशान सरकार है, पैसे नहीं देती। अरे भाई, ये सरकार का काम होता है कि वो हर वर्ग का उत्थान करने की अच्छा, बात सोचे। उत्थान के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती? क्यों नहीं होती? अच्छा। क्यों नहीं होती? उसी को तो लागू करने के लिए ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। जो वक्फ की जमीनें, 2% वोट मिला था आपको। आपको कितना था पिछली बार? 6 था, 6% टोटल वोट। हर चीज को वोट से जोड़ोगे आप क्या? हर 3 में से हर चीज एक को, वोट अगर मुसलमान राजनीतिक का था पार्टी का आपको जो प्रवक्ता मिला। बैठा हुआ है तो आप वोट की तरफ चले जाओगे। तो क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं? डिबेट आपकी राजनीति इस तो बात, खेल ही वोट का है। देखिए जनता को वोट की चोट तो नहीं लगेगी। मैं सवाल हम सीधा इसको पूछ रहा हूं। वोट के नजरिए से बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। अगर हम ये सेटिस्फाई कर देंगे बाई वर्च्यू ऑफ द एक्ट कि ये मुसलमान, गरीब मुसलमान के हित में है, तो हमारा वोट बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो पर हम मतलब ये आम मुसलमान, गरीब मुसलमान के हक का कानून है। फिरोज खान, आप अपनी पार्टी छोड़ते घूम रहे हैं क्या? मोटी मोटी बात ही नहीं समझ में आई आपको? आपके हक की बात और आप छोड़ते घूम रहे हैं, नाराज होकर, मुंह फुलाकर। फिरोज भाई, सवाल आपसे है। हमारी हक की कोई बात नहीं हुई है, हमारी हक की कोई बात नहीं है। हमसे जबरन ये कराया जा रहा है, ये हमारा चीज है। आप माने जैसे भी मुसलमानों की कौन सी बात रखी गई है? कोई सी बात हमारी वहाँ नहीं रखी गई है। और हमारे हक की कोई पासमानदा क्या है? पासमानदा कौन है? हर मुसलमान भारत का पासमानदा है। कोई इसमें जाति लेबल लगा हुआ नहीं है कि ये फला जाति है, ये फला जाति है, ये फला है, ये फला है। आपने सिर्फ, आपकी पार्टी RSS, आपकी पार्टी BJP ने सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके ये जमीन हड़पने की कार्य कर रहा है। मुसलमान को कहीं नफा पहुंचाने की बात नहीं हो रही। नहीं तो क्या JDU के अंदर कोई सलाह राजीव मशवरा रंजन नहीं जी हुआ था? हमसे आप लोगों सवाल से किए। आप लोगों से कोई रायशुमारी नहीं की आपकी आला कमान ने कि भाई ये कानून आ रहा है, हम क्या क्या संशोधन भेजें, क्या क्या बदलाव की हम बात करें? ये नीतीश कुमार हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री थे,
वो हम लोग को न बताते चले कि हमने जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, आप लोग इत्मीनान रहिए, हम आपके पक्ष में करेंगे। लेकिन वहां जाने के बाद सब उल्टा हुआ। ये आरएसएस के गोद में बैठ करके हम लोग को टोपी पहना दिए, अपने ईद में टोपी पहने, ईद के बाद मुझे टोपी पहना दिए, हमारे सारे लोग को टोपी पहना दिए। आपसे कोई बातचीत नहीं हुई? असमानता की कोई बातचीत नहीं हुई। राजीव रंजन रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? फिरोज खान जिला सचिव हैं आपके, थे, अब मैं कह सकता हूं नवादा से। जी अच्छा, राजीव जी अभी हमारे साथ नहीं है, जिला सचिव हैं ये, सलाह मशवरा तो नहीं हुआ ये कह रहे हैं, ऊपर ऊपर ही तय हो गया। जिला सचिव से कब सलाह मशवरा होगा? पार्टी नहीं पार्टी करेगी। की जो सुप्रीम बॉडी होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, एग्जीक्यूटिव होती है, उसमें ये नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। कोई रेफरेंडम थोड़ी हो रहा विद इन द पार्टी। मतलब क्या बातें पार्टी कर रहे में हैं? कोई मुसलमान विधायक ही नहीं है। एक अभी मंत्री हैं, मुसलमान हैं, विधायक ही हैं, पर वो बीएसपी के चुनाव मैं पर सिर्फ- चिन्ह पर जीत कर आए और अब जेडीयू में आए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, इसको नैरेटिव बनाने से बिल्कुल मामला नहीं होगा। अल्टीमेटली घूम के बहस इसी बात पे आएगी, क्या इसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं ये मुसलमानों के हित में है या अहित में है। फिरोज खान, एक मिनट, फिरोज खान कल गुलाम गौस भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। गुलाम गौस जाकर मिले थे जी लालू प्रसाद यादव से भी। तो क्या आप लोग अब जेडीयू छोड़ ही दी है, अब आरजेडी की तरफ रुख करने वाले हैं? क्या आरजेडी का दामन थामेंगे? अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बड़े बड़े ओहदे के जो भी यहाँ, जैसे हमारे नवादा जिला में आप एक जमाने में 4-4 सीट जदयू को मिला, भाजपा को मिला। अब इस तरह से हो गया है कि बड़े ओहदे वाले जो यहाँ हैं, नाम नहीं बताएंगे, बड़े ओहदे वाले जदयू के जो कद्दावर नेता हैं वो बहुत जल्द सब कुछ छोड़ने वाले हैं। नहीं तो और छोड़ के ऐलानिया जाओगे किसी कहाँ? दूसरे दल मतलब में जाने जेडीयू वाले हैं। छोड़ रहे हो तो कोई, कल हम लोग- ये तो है नहीं चिराग पासवान भी उसी नैया में सवार हैं। बीजेपी जा नहीं सकते तो कुल मिलाकर या तो कांग्रेस या आरजेडी, तो किधर जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ मुमकिन आरजेडी या कांग्रेस हम लोग दामन पकड़ेंगे। जो मुसलमान के हक में बात करेगा उसके तरफ हम लोग हैं, और ये गिरगिट वाला रूप नहीं चलेगा। मुसलमानों को टोपी पहनाने की बात नहीं चलेगा, ये गलत है। मुसलमानों के साथ नीतीश कुमार ने खेल किए हैं, ऐसा खेल नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने उनको तो धर्मनिरपेक्ष मान टोपी करके पहनाई जा रही है, सटे हुए पर थे। टोपी कौन और काम पहना रहा है? करते एक लगातार मिनट फिरोज भाई, टोपी कौन पहना रहा है अजय? क्योंकि यहाँ टोपी को लेकर देखिए, आप कह रहे हैं ये गैर संवैधानिक है, सोनिया गांधी ने कहा ये तो कहा ये विधेयक गैर कानूनी है, पर नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी लोकसभा में, वो 12 बजे परसों लोकसभा में पेश किया गया ये विधेयक, वो 12:45 पे आते हैं, फिर लंच के बाद गायब हो जाते हैं, फिर शाम को 6:05 पर आते हैं। शशि थरूर कह रहे हैं कि नहीं, इस कानून के, इस विधेयक के कुछ प्रावधान तो बहुत अच्छे हैं। वो 173 दिन से वहां पर एक हड़ताल भी चल रही थी केरल में, ईसाई, कि भाई हमारी जमीन पर वक्त ने कब्जा कर लिया है। तो आपके ही मन में क्लैरिटी है क्या पूरी, ये मुसलमानों के हित में है या ये गैर संवैधानिक है? संदीप जी, मैं काफ़ी गंभीरता से सबके बातें सुन रहा था, तो 2-3 मिनट में मैं अपने बातों को ख़त्म कर दूंगा। पहली बात यह है कि अगर राहुल गांधी जी उपस्थित नहीं थे तो फिर मोदी जी भी नहीं थे, वो तो विदेश यात्रा में थे। या पार्टी तो हर गौरव गोगोई जी थे, इतने लीडर्स थे, तो ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। तो इसलिए राहुल जी को टारगेट करना या किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना, पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से नहीं चलती है। जो लीडर्स थे जिनको जिम्मेदारी दी गई है बोलने के लिए। लेकिन एक चीज सबको समझनी, एक बात स्पष्ट हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी, और 2 पैरेलल स्टोरीज है। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था भूमि अधिग्रहण बिल से, तो ये जमीन के भूखे अपने जितने भी है पैसे कमाने के लिए, अपने पैसे अपने नेताओं को जो अरबपति बनाने के लिए हो या अपने दोस्तों को जमीन देने के लिए, पहले किसान, फिर झारखंड और सब जगह जो है, और झारखंड में आदिवासी की जमीन पर उन्होंने जो है CNT एक्ट में संशोधन करने की कोशिश की। अब मुस्लिम के वक्फ बोर्ड के जमीन पर इनकी नजर है, क्योंकि आपका झारखंड में खास दिलचस्पी है। एक मिनट अजय भाई, ये कानून तो कहता है कि वक्फ नहीं की जा सकती आदिवासी जमीन। ये तो आदिवासियों के बहुत ही भले की एक पहल के रूप में भी देखा जा रहा है, या पेश कर रही है सरकार।
कि पहले आदिवासियों की जमीन को भी वक्फ कर दिया जाता था, अब नहीं किया जा सकेगा? नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। पहले मुझे संदीप भाई 2 मिनट। मैंने कहा कि किसान भूमि अधिग्रहण कानून किसान की जमीन को हड़पने के लिए जो है ये लोग लाए थे। उसके बाद जो है सीएनटी एक्ट के संशोधन में जो रघुवर दास जब सीएम थे तो उन्होंने लाया था कि आदिवासी को जमीन हड़पने के लिए। अब मुसलमान की जमीन, अगले बार सिख की जमीन, उसके बाद जो है फिर फाइनली हिंदू भाई के और हिंदू मंदिर और मठ की जमीन पर ये लोग उतर जाएंगे, क्योंकि इनका जो है ना कोई ना धर्म से मतलब है। वाजपेयी जी और राजीव भाई हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनका कहना है कि बहुत अच्छा कानून है, फिर तो ये सभी धर्म के लिए लाइए ना। इस तरह का जो है अगर आपको लगता है तो फिर हर एक धर्म के लिए लाना चाहिए था। इतना बड़ा बढ़िया कानून सबके हित में है तो मंदिर भी आने, मंदिर की बात क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि अगर सचमुच में कानून इतना जो है उचित है तो सब धर्म के लिए लागू होने चाहिए थे। दूसरा, इन्होंने दूसरा रणनीति क्या है कि जेडीयू और एलजेपी को खत्म करने के लिए, देखिए इनका खेल क्या है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे, जेडीयू को खत्म कर लेंगे और हम चीफ मिनिस्टर अपना आदमी को बना लेंगे और बाकी लोग को तोड़फोड़ करके अपने सरकार बना लेंगे। स्पष्ट रूप से नीतीश जी के जो है, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी हम नहीं करेंगे किसी भी नेता के लिए, शालीन व्यक्ति थे, लेकिन अब जो है वर्तमान परिस्थिति में जो आम चर्चा चल रही है टीवी चैनल में और हर जगह, कि मुझे लगता है कि उस तरीके से उनका नियंत्रण नहीं होगा पार्टी में। हमारे दर्शक हैं जलगांव वासी महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं वक्फ बिल से बीजेपी के घटक दलों में सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को ही होना तय है। तो ये तो आपके लिए खुशखबरी है ना, नीतीश कुमार ही तो आपके गले की हड्डी बने हुए हैं, फांस बने हुए हैं, वो जिधर चले जाते हैं उसको जितवा देते हैं। नहीं, इस बार तो फिर वो हरवाएंगे बीजेपी को अगर आपकी बात मानी जाए तो। 2 सेकंड। नहीं संदीप जी, मैं क्या कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मंशा क्या है। पहले तो एक स्पष्ट रूप से समझ जाइएगा कि ये जमीन जो देश के हर एक व्यक्ति का जमीन हड़पने के चक्कर में है, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक और फिर फाइनली हिंदू मंदिर पर आ जाएंगे। तीसरी बात हम लोग सेम बात कह रहे हैं। नहीं, दूसरा एक मिनट, अच्छा नहीं, एक मिनट। दूसरा, जेडीयू और एलजेपी को खत्म करना, क्योंकि इनकी रणनीति क्या है, जब तक नीतीश जी जेडीयू मजबूत होंगे तो इनके मुख्यमंत्री कभी बनेंगे नहीं। हमारे लिए फायदा जरूर होगा, लेकिन हमारा कहना है कि ये जिसको भी इन्होंने गले लगाया है उनको खत्म किया है। आप देख लीजिए ना, शिवसेना को, उद्धव ठाकरे जी को खत्म किया, हर जगह शिंदे जी को खत्म किया। अब राजीव जी से मैं यही अनुरोध है, हमारे पुराने मित्र, 30 साल का संबंध है, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि इनके जो है इनके षड्यंत्र को पहचानिए, क्योंकि यही स्पष्ट रूप से जो है कि इनको खत्म करके फिर अपने शिंदे जी से मतलब दूध में मक्खी है, दाल में काला है और खाए जा रहे हैं नीतीश कुमार क्या इतने नादान हो गए हैं? कृष्णा बल्लारी जो यहाँ पर अजय कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी का मकसद इस वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए जेडीयू को खत्म करना, चिराग पासवान को खत्म करना, अपना एक छत्र राज कायम करना है बिहार में। तो ये सब कुछ होते हुए भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं। संदीप भाई, उसमें सीधा सवाल है यानी कि जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम रे, अब मुझे मुसलमान वोट नहीं चाहिए। आप पिछले दिनों याद होगा आपको ललन सिंह ने क्या कहा था कि नीतीश कुमार बहुत काम करते हैं लेकिन मुसलमान वोट नहीं देते हैं। अशोक चौधरी भी वही बात किए थे कि हमको नहीं देते थे। कितना वोट दिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते थे, लेकिन इस बार का जो देवेश ठाकुर भी, अगर मुझे सही याद पड़ता है, इनके एक और सांसद हैं कि तुमने वोट नहीं दिया तो तुम्हारा काम नहीं करेंगे। हम तो यादव को भी कह दिए कि यादव ने भी कहा यादव को भी हम कोई काम नहीं करेंगे। खैर, अब आप ये समझिए कि अब जो है नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा घाटा होगा। जो मिलता भी था वोट अब नहीं मिलेगा। कभी भी मुसलमान बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ एग्रेसिव होकर वोटिंग नहीं किए, कभी नहीं किए हैं। बट अब जो है इस बार जो है उनका मूड जो है, हम लोग भी बात करते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव होकर के उनके खिलाफ वोट करेंगे। और वही सवाल लीजिए, सबसे ज्यादा आप बात जारी रखिए। हाँ, बहुत एग्रेसिव होकर के वोट करेंगे। और फिर मैं बताया कि नहीं, जो आप ये बात कह रहे हैं इसी से जुड़ा सवाल है। ये मुकेश हमारे दर्शक हैं लखनऊ वासी, वो कह रहे हैं वक्फ बिल के समर्थन से जितने मुस्लिम जेडीयू से छिटकेंगे
उतने हिंदू जेडीयू में नहीं जुड़ेंगे। क्या ये डबल वैमी हो सकती है? दोहरी तलवार, दोहरी मार खानी पड़ सकती है क्या? अरे जरूरत क्या है जेडीयू को हिंदू वोट को? तो भाजपा के साथ ही है, भाजपा जेडीयू के साथ है, हो गया मामला खत्म। अब जेडीयू का नीतीश कुमार के हाथ से जेडीयू निकल रही है। अब देखिए क्या हो रहा है बिहार के पॉलिटिक्स में। इसमें देखिए अब भाजपा को ही फायदा है और कांग्रेस को भी फायदा है, तेजस्वी यादव को भी फायदा है। और ये जो बन रहा है जिस तरह से पॉलिटिकल फायदा, तो ये ओवैसी को भी बहुत घाटा होगा। सीमांचल में 11% के आसपास उनको वोट मिला था पिछले चुनाव में, जहां तो ओवैसी ने तो प्रतिभी फाड़ दी। ओवैसी सबसे ज्यादा आक्रामक मुद्रा में है। आज ही मैंने इंटरव्यू भी किया, वो लगातार वो तो अगुवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, उनकी दाल नहीं गलेगी, इस बार मुसलमान उनका साथ छोड़ देगा। पतंग अच्छी खासी उड़ी थी और कईयों की डोर काटी थी पिछले चुनाव में ओवैसी ने सीमांचल में। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि इस बार भाजपा और नीतीश कुमार के खिलाफ उनमें बहुत आक्रोश है। इसलिए इस बार वो सीमांचल में भी इधर उधर वोट नहीं करने देंगे। वो एकदम सॉलिड तरीके से जो हराएगा उसके पक्ष में होते। तो और ये बात सिर्फ बिहार तक नहीं, आने वाले 13 महीने, क्योंकि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल भी है, असम भी है, तमिलनाडु और केरला। तमिलनाडु में चलिए 6% मुसलमान, पर अगर हम असम की बात करें 30% से ज्यादा, 34%, 27% मुसलमान पश्चिम बंगाल में, केरल तो में। ये घमासान अभी जारी रहने वाला है। बिल्कुल, देश की राजनीति में घमासान जारी रहेगा और जो सेकुलर पॉलिटिक्स है वो अब इसके इर्द गिर्द घूमेगी। और इसीलिए कांग्रेस ने बहुत एग्रेसिव पोस्टर लेते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला तुरंत कर लिया। स्टालिन ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कांग्रेस ने तो कोई एमपी चले भी गए, हाँ चले गए, दायर कर दी, ओवैसी साहब भी जा रहे हैं। बिहार में तो नीतीश कुमार के सामने संकट है ही है। नहीं, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, रामविलास पासवान की पार्टी हो, ए.के. वाजपेयी साहब की पार्टी हो या जयंत चौधरी, इनके सेक्युलर क्रीडेंशियल्स लगातार बरकरार थे। कुछ सवाल, कुछ चीटे लगते थे, पर कोई ऐसा बड़ा दामन पर दाग नहीं था। इस बार ये और छोटी मोटी पार्टियां नहीं है, 35 की संख्या है इनकी एनडीए में। क्या इनके सेक्युलर कैरेक्टर पर एक बदनुमा दाग लग गया? देखिए, चंद्रबाबू थोड़ा बेहतर स्थिति में इसलिए है कि अभी वहाँ चुनाव नहीं कोई, न विधानसभा का न लोकसभा का। दूसरा, उन्होंने जिस तरह से एक अपना मैनिफेस्टो में जो तमाम मुसलमानों को राहत देने की कोशिश की थी, और अभी भी वो कुछ हो सकता है और आर्थिक योजनाएं घोषित कर दें मुसलमानों के लिए, तो वो डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए संकट इसलिए कि चुनाव उनके यहाँ आसन है, तुरंत अक्टूबर में है। यही चिराग पासवान की स्थिति है। और अभी चाहे छोटे मोटे नेता ही सही, 8 के जो कोई भारी भरकम नाम नहीं है, वैसे भारी भरकम नाम कोई रह भी नहीं गए जेडीयू में, पर अभी फिरोज खान कह रहे थे बड़े नेता का आप देखिए अभी और सिलसिला आगे बढ़ेगा। अगर ये जेडीयू से बाहर निकलने का सिलसिला और तेजी पकड़ गया मुसलमान नेताओं की, तो इसके मायने क्या होंगे? देखिए, इसके मायने जेडीयू के लिए खतरा होगा। देखिए, जिनको छोटा नेता बता रहे हैं राजीव रंजन जी, मैं जानता नहीं हूँ, वही तो जिलों में पार्टी के झंडा लिए घूमते हैं। तब तक 3 नेताओं की बात, 3 भी सही। देखिए, उसके बाद 5 और आ गए। बिहार में आप भी गए हैं, हम सब गए हैं, बिहार में जेडीयू का झंडा लेके वही नेता घूमते हैं जो जिलों के हैं। फुट सोल्जर्स तो वही होते हैं, फुट सोल्जर वही है जिनको कोई नहीं जानता। और जो पसमानदा की बात हो रही है, निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने पसमानदाओं को आरक्षण देके अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार की थी। लेकिन भाई, जब आधार कार्ड देखने की बात करते हैं विधायक दिल्ली से लेकर के सब जगह, तो वो तो पसमानदा का ही सबसे पहले देखते हैं ना, कि भाई फल कौन लगाता है, नाई सैलून कौन है, किसकी दुकान है, ढाबा कौन चला रहा है। तो उसमें वो सारे पसमानदा ही है। जब पिटाई होती है, अशरफी मुसलमान कितने हैं? अशरफ तो वो नाम मात्र के हैं, वो तो सब एलिट है भाई। और जब पिटाई होती है घेर करके, दाढ़ी और टोपी देख करके, तो उसमें पसमानदा ही तो आते हैं, सबसे ज्यादा पिटते हैं। तो आप उनकी सुरक्षा की गारंटी देंगे नहीं। आप कहेंगे कि वो ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ आ गई हैं। अरे भाई, हर मुस्लिम महिला जो माँ बेटी है उसको चिंता रहती है उसका बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए, वो भी तो उसकी प्रायोरिटी है। तो उन इन्फ्लुएंस एलिमेंट्स में आप लगाम नहीं लगाएंगे। तो सवाल यह राजनीतिक भागीदारी के नाम पर बिल्कुल शून्य है मामला। तो ऐसे में सबसे अहम सवाल, आखिरी सवाल, राजीव रंजन आप बीच में थोड़ी देर के लिए हट गए थे कार्यक्रम से, ये अग्नि परीक्षा भी है क्या आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, नीतीश कुमार के लिए, आपके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के लिए? आप धर्मनिरपेक्षता उस विचारधारा को
यू वेयर इट लाइक अ बैज ऑफ ऑनर। उसकी परीक्षा की घड़ी है क्या? एक बात संदीप चौधरी जी बिल्कुल साफ समझ लीजिए, अभी जो लोग इस युद्ध के शुरू होने के पहले ही कौन युद्ध जीतेगा इसकी भविष्यवाणी में लग गए, उनको गहरी निराशा लगेगी। ये हर चुनाव के पहले नीतीश कुमार जी को लोग मान लेते हैं कि अब वो तो चूक रहे। पिछले चुनाव में भी सर्वाधिक स्ट्राइक रेट हमारा था, सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट था। और इस बार भी जितनी बातें मैं कन्हैया भेलाड़ी जी की बातें सुनता हूं तो मुझे बहुत हैरानी इसलिए नहीं होती कि वो कभी नीतीश कुमार जी के तरफ से बिहार नागरिक परिषद के महासचिव हुए थे, वो एक राजकीय पद पर थे। अब पता नहीं किन मतभेदों की वजह से वो राष्ट्रीय जनता दल के ज्यादा करीब है, तो विश्लेषक से ज्यादा उनकी भूमिका आजकल पत्रकार अब वही, ये भी एक समस्या हो गई है, कौन पत्रकार किसके साथ है। सुन लिया है ना, हाँ। अब सबको सुन लिया है। मैंने तो केवल उनका परिचय बताया कि इसके पहले वो राज्य सरकार के बिहार नागरिक परिषद नहीं, पर लल्लन सिंह वो तो आपके बड़े नेता हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं जेडीयू के। वो तो बाकायदा सार्वजनिक मंचों पर ये कहते भी सुने गए हैं कि हमें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए। अब मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ प्लीज, 30 सेकंड्स में प्लीज। इस चुनाव में 30 सेकंड में ही मैं बता दे रहा हूं, इस चुनाव के नतीजे में अभी 6 महीने बाकी है और मुसलमानों का एक बड़ा वोट शेयर नीतीश कुमार जी के साथ होगा और ये हो सकता है पिछले चुनाव से ज्यादा बड़ी तादाद में मुसलमान गोलबंद होकर लूट, भ्रष्टाचार। तो चलिए, सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी ताल ठोकी जा रही है, पर घमासान तो जारी है। वक्फ पर हिंदू मुसलमान भी हो रहा है और बहुत से लोगों के चरित्र पर, उनके डीएनए, उनकी राजनीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आने वाला वक्त राजनीतिक लिहाज से बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आज इतना ही, नमस्कार।